नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगभग 1,34,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ ऐसे हैं, जिनका निकट भविष्य अंधकारमय सा प्रतीत हो रहा है। वो हर पल, हर क्षण खौफ के साए में जी रहे हैं। कौन है वे शिक्षक-शिक्षिकाएँ और क्यों वे मजबूर हैं इस प्रकार की ज़िंदगी जीने के लिए? तो हम आपको बताते चले यदि हम आंकड़ा पर प्रकाश डालें, तो 87,774 जो भावी शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 के द्वारा वे बनने वाले शिक्षक हैं और 40,247 जो अभी शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे हैं और 6,064 अभी शिक्षक हैं और वे हेडमास्टर बनने की उम्मीद जताए बैठे हैं। इस प्रकार पूरा हम और ओवर आंकड़ा देखें तो 1,34,000 से अधिक के शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं। तो ठीक है, जो 87,774 बीपीएससी टीआरई 3.0 से होंगे वो होंगे, जो 40,247 प्रधान शिक्षक बनेंगे और जो 6,064 वो हेडमास्टर बनेंगे, प्रधानाध्यापक बनेंगे। तो खौफ क्यों है आखिर इनको? और निकट भविष्य इनका अंधकारमय क्यों प्रतीत हो रहा है? यह सोचने और समझने वाली बात है। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि निकट भविष्य अंधकारमय सा प्रतीत इसलिए हो रहा है कि चूँकि अब ये भर्ती प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है और इसी बीच एक बहुत बड़ा मसला बिहार में कोर्ट के दरवाजे से होकर के गुजरी है। 2023 में बिहार में जातीय जनगणना हुआ था। जातीय जनगणना का रिपोर्ट जब आया तो सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि बिहार में संख्या बल में जिन समाज का जितना बड़ा भागीदारी है उस अनुरूप उनकी हिस्सेदारी नहीं है, तो उसे उस अनुरूप देने का प्रयास किया और फिर विधानमंडल के दोनों सदनों से उसने बिल पेश करके इसको विधेयक के रूप में पारित करवाया। उसके बाद राज्यपाल का मुहर लगा और फिर एक नया कानून बन गया, नई आरक्षण नीति। नई आरक्षण नीति के तहत पूर्व की अपेक्षा अत्यधिक जातिगत जो आरक्षण थे उसको बढ़ा दिए गए। अब इसमें हो क्या गया कि 75% आरक्षण हो गए ऑल ओवर ईडब्ल्यूएस को जोड़ करके, 65% हो गए आपका जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का 10% यानी कि टोटल 75% हो गया। नई आरक्षण कानून जो था उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% दिया गया, अनुसूचित जाति को 20% दिए गए, पिछड़ा वर्ग को 18% दिया गया, अनुसूचित जनजाति को 2% दिया गया, ईडब्ल्यूएस को 10%, टोटल 75% हो जाता है। जातिगत आरक्षण 65%, पिछले जो पुरानी नीति थी उसमें 50% तक ही था और 50% ही होने चाहिए नियमतः, लेकिन चूंकि समाज में भागीदारी अत्यधिक देखी गई पिछड़ा वर्ग का, दलित, महादलित, अनुसूचित जनजाति जाति का, तो उस अनुरूप उनको जो है दिया गया। लेकिन जैसे ही यह नया कानून पारित हुआ वैसे ही इसके विरुद्ध डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट जाने के बाद प्रथम दृष्टया में तो मना कर दिया कि नहीं, सरकार ने जब कैबिनेट से पास किया है, जब सदन से पास हुई है तो फिर नहीं इस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन बाद में इस पर सुनवाई हुई मार्च माह में, लगातार सुनवाइयाँ हुई और सुनवाई होने के उपरांत जो है उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 20 जून को फैसला आया और फैसला जो था वो सबको हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। फैसला में यह कहा गया, माननीय हाई कोर्ट पटना ने कहा कि यह जो आरक्षण बढ़ाया गया है यह अधिकार से परे है, संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार से परे है, कानूनी रूप से गलत है, समानता का उल्लंघन है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जब सरकार में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 68.52% है ही, तो फिर आरक्षण बढ़ाने की क्या नौबत आ गई? जब सरकार में आप ही हो तो आप अपने समाज के लोगों का हितैषी बनो, उनका हित करो, उनके लिए योजनाएं लाओ और उन्हें उत्थान करो, विकास करो, आरक्षण क्यों बढ़ानी है? ये दलील दिया। तो जब माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश आता है उसके बाद सरकार चूंकि इसको लाई है, सरकार भले ही उस समय महागठबंधन की थी, अभी एनडीए का है, तो पार्टी से मतलब नहीं है कि सरकार में उस समय कौन था आज कौन है। सरकार मतलब सरकार, ये मसला सरकार का है। तब सरकार को पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई 2024 को सुनवाई होने थे लेकिन हो नहीं पाया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देशित किया कि हम इस मसले पर सुनवाई करेंगे लेकिन अंतिम सितंबर में करेंगे। तो काफ़ी समय लैप्स कर रहे थे। सरकार के द्वारा यह वहाँ पे बात रखी गई कि इतने दिन हो रहे हैं तो इसमें कई ऐसे भर्तियां हैं जो अधर में लटक जाएंगे। लगभग 1.5 लाख से भी अत्यधिक बिहार में अलग अलग विभागों में भर्तियां चल रही है, जिसमें 1,34,000 से अत्यधिक तो सिर्फ शिक्षा विभाग का है। उसके बाद कृषि विभाग का है 1,051,
76 ITI उप प्राचार्य का है, 318 हॉर्टिकल्चर अफसर का है और इसी प्रकार अन्य भी कई भर्तियां चल रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। टोटल 1.5 लाख से भी अधिक है, 1,52,000 के आसपास हैं। तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अंतिम निर्णय नहीं लेती है, निर्देशित नहीं करती है कि आखिर सरकार को करना क्या है, पुराने आरक्षण नीति के अनुसार ही भर्तियां करनी है या फिर नई आरक्षण नीति जो बिहार सरकार ने बनाया है उस अनुरूप वो कर सकती है। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट पटना ने तो असंवैधानिक करार दिया, तो बोला कि माननीय हाईकोर्ट पटना का जो आदेश है उस पर स्टे लगा दिया जाए ताकि ये जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं उनको हम संपन्न करा सकें। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम स्टे नहीं लगा सकते। अब सरकार को यह फैसला लेना है कि करे तो क्या करे। हालांकि इसमें अब बात जो निकल करके आ रही है कि सरकार इतना जल्दीबाजी नहीं करने जा रही है क्योंकि सरकार स्वयं दुविधा में है। अब वो करे तो क्या करे, पुराने आरक्षण नीति से भी परिणाम घोषित कर दे और सुप्रीम कोर्ट यदि आदेश दे देती है कि नहीं आप कर सकते हो, अपने विधानमंडल से जो पास किए हो उसके अनुरूप आप कर सकते हो, तो फिर क्या होगा। और यदि अभी नई आरक्षण नीति के अनुसार इस सारे प्रक्रियाओं को संपन्न करा ले और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, वो आप नहीं कर सकते हैं, पुराना वाला ही सही था, तो फिर भी बखेड़ा हो जाएगा। तो करे क्या, दुविधा है। अब इसमें होगा क्या कि चूंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा ही 87,774 रिक्तियों के विरुद्ध अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 संपन्न कराए गए। बीपीएससी आयोग के द्वारा ही प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा ली गई है, बीपीएससी आयोग के द्वारा ही हेडमास्टर की भी परीक्षा ली गई है। अब बीपीएससी आयोग के ऊपर जो दाग लगा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम हुए हैं, इससे पूर्व का एग्जाम का पेपर लीक हो चुका था और उसमें जो जांच का जो पहुंचा अंतिम कड़ी जो जुड़ी वह बीपीएससी आयोग के किसी न किसी अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी के ही गिरेबां तक जाकर के ठहर रही है। हालांकि बीपीएससी आयोग उस पर अपना कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है उस प्रकार से। बिहार आपराधिक इकाई को, यदि बिहार आर्थिक अपराध इकाई को बीपीएससी आयोग सपोर्ट करे, सहयोग करे, तो टीआरई 3.0 का पेपर लीक का मसला आराम से हल हो सकता था, लेकिन कर नहीं पा रही है। तो जब बीपीएससी आयोग पर इतने दाग लग चुके हैं, पेपर लीक हुआ है, दोबारा से परीक्षा हुआ है, दोबारा भी परीक्षा हुआ, तो लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं अभ्यर्थियों के पास कि वो एक बेहद ही नज़दीक है मेरिट के, कुछ अंक से वो पीछे रह जाएंगे, वो आप पैसा डालो फ़ोन पे गूगल पे से, हम आपका नंबर बढ़ा देते हैं। किसी का आ रहा है कि 20,000 रुपया दो, हम आपका जो है खाली गोला भर करके आपको मेरिट सूची में जगह बनवा देंगे। तो इस प्रकार से कॉल आ रहे हैं। अब जब ऐसे समस्या ये है, खौफ इसलिए है इन 1,34,000 शिक्षक शिक्षिकाओं को कि इन्होंने परीक्षा दिया, पूरी ईमानदारी पूर्वक परीक्षा इन्होंने दिया। अब इतने लोगों को तो होगा ही ना, जितने रिक्तियां का मैंने बात किया इतना को तो होगा ही ना, भले परीक्षा में चाहे जितने बैठे थे, इतने 1,34,000 जब वैकेंसी है तो उतना तो भरना है, तो इतना जो भरना है, इतना पर ईमानदारी पूर्वक जो परीक्षा दिया है वे तो आएंगे ही, उनको पता है कि वो अच्छा एग्जाम किया है, वो मेरिट में जगह बना पाएंगे। अब इस प्रकार से जब धांधली सेटिंग का खेल खेला जा रहा है, आखिर इन लोगों के मन मस्तिष्क में संशय है कि एग्जैक्ट अभ्यर्थियों के पास फोन क्यों आ रहे हैं। ऐसा होता कि फोन किसी अन्य के पास आता, उस न परीक्षा दिया है, न बैठा है, न जानता है, तो अलग बात थी, लेकिन एग्जैक्ट उसको भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप किया जा रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं तो देखो, तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा नाम क्या है, सब देख लो। मतलब वो जो फोन कर रहा है वो अभ्यर्थी को विश्वास में लेने के लिए प्रूफ भेज रहा है कि वो विभाग से ही, आयोग से ही बात कर रहा है, भरोसा रखो। तो डाटा आखिर उन लोगों के पास गया कैसे, उन असामाजिक तत्वों के पास बीपीएससी आयोग से डाटा लीक कैसे हुआ, उनके पास गया कैसे, कैसे उनके पास किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी का उनका रोल नंबर, उनका डाटा, उनका नाम, उनका पिता का नाम, माता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ आकर उनके पास गया कैसे। क्योंकि वो बता रहे हैं कि आपका रोल नंबर ये है, आपका नाम ये है, आपका माता पिता का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, तो भरोसा कोई भी कर लेगा कि सही में लग रहा है, उसके झांसे में आकर के वो पैसा भी भेज देगा। अब उसका कार्य हो अथवा ना हो, लेकिन लूट जाएंगे ना शिक्षक शिक्षिकाएं। साथ ही विश्वसनीयता तो खो रहा है ना आयोग, इसलिए डर और खौफ है कि जिनका परीक्षा अच्छा गया है उनको लगता है कि उनकी हो जाएगी। और इस प्रकार से यदि सच्चाई में जिस प्रकार से फोन कॉल्स आ रहे हैं, जैसे फ्रॉडबाजी हो रहा है, डाटा जिस प्रकार से लीक हुए, सटीक एकदम डाटा है और सटीक लोगों के पास फोन कॉल्स जा रहे हैं, यदि उस प्रकार से सत्य में अंदर ही अंदर धांधली सेटिंग हो, तो फिर क्या होगा मेरिटोरियस कैंडिडेट का, जो ईमानदारी पूर्वक एग्जाम दिया, जिनको लगता है कि उनका हो जाएगा, उनका क्या होगा फिर, सीधी सी बात है। तो इसलिए वो खौफ में है और उनका निकट भविष्य का जीवन अंधकारमय सा लग रहा है कि यदि सरकार अगस्त और सितंबर 2 माह रिजल्ट नहीं देती है, इस 2 माह में बीपीएससी आयोग के अंदर कुछ भी हो सकता है। बीपीएससी आयोग के ऊपर से विश्वास अब लगभग बिहार वासियों का तो उठ ही चुका है, क्योंकि
बिहार के बीपीएससी आयोग में बैठे हुए जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं वे पैसे के लालच में आकर के और बिहारियों के साथ, बिहारवासियों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये दाग लग चुका है, धुलने वाला नहीं है, लगातार ये दाग और धब्बेदार होते जा रहे हैं पेपर लीक के बाद, डाटा लीक के साथ। इसलिए खौफ है। तो हम बिहार सरकार, शिक्षा विभाग से मांग करेंगे कि आप यथाशीघ्र निर्णय लें और यदि लेट लतीफ़ होता है तो आप बीपीएससी आयोग पर कंट्रोल रखें कि किसी प्रकार से डाटा लीक ना हो। पेपर लीक तो हो नहीं सकता है, परीक्षा हो गए हैं, ओएमआर शीट जो है बीपीएससी आयोग के पास है, तो उसको इस प्रकार से संरक्षित कर रखा जाए ताकि वहाँ किसी भी सामान्य अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी का पहुंच ना हो और कोई डाटा लीक ना हो, कोई इसमें धांधली सेटिंग ना हो, किसी प्रकार से फर्जीवाड़ा ना हो, किसी प्रकार से घपले ना हो, और जो योग्य हैं, सही हैं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत और लगन से जिन्होंने परीक्षा दिया, जिनको भरोसा है अपने आप पर, उनकी ही रिजल्ट हो, अन्य अनर्गल अयोग्य लोगों का रिजल्ट ना हो धांधली सेटिंग के द्वारा। यह हम उम्मीद रखेंगे और यह मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।